जयंती मलिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स अगस्त का ये दूसरा वीडियो है और आपको एक और जानकारी दे दें, इसके बाद एक और वीडियो आएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाता, इसी के कारण हमने दो वीडियो में डिवाइड कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। निपुण भारत, पेन ले लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। निपुण भारत एक अभियान है, ठीक है, एक मिशन है निपुण भारत, जिसका उद्घाटन या इसकी शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया है। क्या है ये? देखिए NIPUN होता है, N से होता है नेशनल, I से हो गया इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन द रीडिंग विथ, U से हो गया अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसी का शॉर्ट फॉर्म है निपुण। तो पहले तो आप ये याद पूरा रखिए, निपुण का अर्थ क्या है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अर्थ क्या है इसका, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है देश का प्रत्येक बच्चा 2026 से 27 तक ग्रेड 3, क्या होता है ग्रेड 3 हम बताएंगे, कि अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल आवश्यक रूप से प्राप्त कर सकें। देखिए, तो ग्रेड 3 का अर्थ होता है 3 से 9 वर्ष का जो बच्चा है, 3 से 9 साल का जो बच्चा है, उसको एक तो साक्षर बनाना, ठीक है, और संख्या गणना कौशल की आवश्यकता को समझ सकें, ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। तो देखिए निपुण क्या है? निपुण केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा, श्री रमेश पोखरियाल जी द्वारा चलाया गया एक अभियान है, जिसका उद्देश्य 2026-27 तक 3 से 9 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको साक्षर और संख्या गणना कौशल की आवश्यकता को प्राप्त कर सकें। संख्या जो गणना करने की कौशल है, ठीक है, उसको क्या कर सके, प्राप्त कर सके। तो 3 से 9 वर्ष के बच्चों में साक्षर और संख्या गणना कौशल प्राप्त करना ही इस निपुण योजना का उद्देश्य है, निपुण मिशन, ठीक है। तो निपुण का पहले तो आप फुल फॉर्म पूरा याद रखिएगा। देखिए पूरा का पूरा याद रखने में आपको थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, तो आप एक चीज़ समझ जाइए कि इसका काम है अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। ऐसे करके कुछ की वर्ड से इसको पूरा का पूरा 3-4 बार पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो निपुण क्या है? यह भारत सरकार की एक योजना है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। चल, नए चुनाव आयुक्त, ये मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, आयुक्त हैं, ठीक है। तो हम आपको इससे पहले भी बताए थे कि इससे कुछ ही मंथ पहले में पढ़ाया हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन बने थे? सुशील चंद्रा, जो 24 में थे। लेकिन अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। हम आपको बताए थे कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है, और उसके अंतर्गत आपको 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, मतलब 3 नहीं, सॉरी 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। कुल मिला के 3 आदमी का टीम होता है। कितने आदमी का टीम होता है? 3 आदमी के टीम में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 आयुक्त होते हैं। तो एक नए आयुक्त को चुना गया जिनका नाम है अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। तो आपको याद क्या रखना है? आपको तो पहले हम बता दें, ये अगर पूछा जाएगा तो इसकी चांस कम है, क्योंकि इसी 1 साल के पीरियड में सुशील चंद्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, तो ज़्यादा चांस है यही पूछेगा। लेकिन अगर ये नहीं पूछता तो दूसरा चांस बनता है नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अनूप चंद्र पांडे। चलिए नेक्स्ट, नीति आयोग। क्या है नीति आयोग, ये भी समझेंगे। नीति आयोग NITI होता है, ठीक है। नीति से क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट, आई से हो गया इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म ही समझ लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। आपको हम बता दें कि भारत में जो पुराने समय से, आज़ादी के समय से जो योजना आयोग चले आ रहे थे, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो जो योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता था, उसी तरह नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होंगे। जैसे अभी की बात करें तो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। तो अभी के प्रधानमंत्री ही इसके कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे।
इसके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जिसको सीईओ कहा जाता है उनको चुना गया है। चुना क्या गया, उनके कार्यकाल में वृद्धि की गई है। तो कौन है, अमिताभ कांत, जिनके कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि कर दी गई है, जो जून 2022 तक रहेंगे अपने पद पे। तो आपको क्या याद रखना है, नीति आयोग फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, अमिताभ कांत, ये नाम याद रखिएगा। स्थापना कब हुई, अगर आपसे पूछे एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए। तो स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होंगे। भारत के अटॉर्नी जनरल बहुत इम्पोर्टेंट है, के वेणुगोपाल के भी कार्य में वृद्धि कर दी गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे ये पूछ सकता है वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो के वेणुगोपाल। उसी तरह इससे पहले वाले में पूछ सकता है वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो अमिताभ कांत। समझ में आ रहा, दोनों याद रखिएगा। आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर, आरबीआई में बता दें 1 गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं उससे नीचे, ठीक है। जैसे यहाँ पढ़े थे निर्वाचन आयोग में क्या था, 1 मुख्य निर्वाचन आयोग होता है और 2 क्या होते हैं, आयुक्त होते हैं, ठीक है। उसी तरह आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उसमें एक टी रविशंकर को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, ठीक है, का निर्वाचन हुआ और एंटोनियो गुतरेस जो पुर्तगाल के हैं, इनको अगले 5 वर्ष के लिए फिर चुना गया। इससे पहले भी यही थे, ठीक है। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, ठीक है, यूएनओ एक बहुत बड़ा संघ है। तो यूएनओ के महासचिव के रूप में किनको चुना गया है, एंटोनियो गुतरेस को, जो कहाँ के हैं, पुर्तगाल के। इससे पहले भी यही थे। तो ये 2017 में बने थे पहली बार, और 17 के बाद इनका कार्यकाल जब पूरा हुआ तो उसके बाद फिर से चुनाव हुआ और फिर इनको अगले 5 वर्ष के लिए चुना गया है। यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं, 193। चलिए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है और विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको मिला है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह घिलस्टेट, ठीक है। पूरा नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यह इनको पोषण विशेषज्ञ हैं, ठीक है, पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। इनकी कुछ ऐसी शोध थी जिसके कारण इनको मिला, जो हम आगे देखेंगे। यह नागरिक हैं डेनमार्क की, लेकिन भारतीय मूल की हैं, ठीक है। मतलब इनके पूर्वज का अगर हम देखें लिंग कब, तो वो भारत से था और वह अभी है कहाँ पे, डेनमार्क की नागरिकता रखती है। कौन, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। चलिए, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार की घोषणा की गई। विश्व खाद्य पुरस्कार की घोषणा कौन करता है, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, ठीक है। और इनको क्यों मिला, इन्होंने मछलियों की प्रजाति पर एक शोध किया था, ठीक है। से लोगों के पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार में मदद मिलेगी इनके शोध से, इसलिए इसको विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो आपको पूछा क्या जाएगा एग्जाम में, पूछा जाएगा हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है और किसको मिला है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, ठीक है। पूरा नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस स्लाइड से, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के तौर पे किन्हें चुना गया है, एंटोनियो गुतरेस को। उनका संबंध पुर्तगाल से है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। चलिए, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। हाल ही का मतलब जून की बात हो रही है, जून 2021, क्योंकि जून की बात को हम कहाँ पढ़ते हैं, अगस्त में पढ़ते हैं। और यह सम्मेलन ब्रिटेन के कॉर्नवाल में हुआ संपन्न, ठीक है। यह 47वां शिखर सम्मेलन था। G7 का फुल फॉर्म बोले तो ग्रुप 7, 7 देशों का समूह है। कौन कौन देश है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, ये 7 देश इसके समूह हैं, मतलब सदस्य हैं। और भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन विशेष आमंत्रण दिया गया था किसको, नरेंद्र मोदी को, मतलब भारत को इसमें विशेष आमंत्रित किया गया।
और ये 47वां था। 48वां जो इस साल होगा वो कहाँ होगा? 2022 में जर्मनी में होगा। कहाँ होगा? जर्मनी में। और मोदी जी जब इसमें सम्मेलन में भाग लिए, विशेष रूप से आमंत्रित थे, उन्होंने संपूर्ण विश्व के लिए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन के कॉर्नवालिस में। या कौन सा था? 47वां। ये सब तो एक सिंपल क्वेश्चन हुआ। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पूछने का चांस है, पूछेगा G7 शिखर सम्मेलन में मोदी जी ने कौन सा मंत्र दिया? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र। या ऐसे पूछ सकता, हाल ही में मोदी जी द्वारा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र यह कौन से सम्मेलन में दिया गया है? तो G7 शिखर सम्मेलन में मोदी जी ने ये बात कहा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा आप जानते हैं यूएनओ, 193 देश। अभी तुरंत पढ़े हैं एंटोनियो गुतरेस के बारे में। ठीक है, जो उनके महासचिव नियुक्त हुए हैं। यूएनओ जो है वो म्यांमार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया। म्यांमार के खिलाफ क्यों लाया? आप इससे पहले अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको समझ में आ रहा होगा। हमने बताया था यूएनओ जो है वो म्यांमार के खिलाफ क्या लाया? एक निंदा प्रस्ताव। क्यों लाया? क्योंकि म्यांमार में एक लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके सैन्य सरकार का गठन हो गया और वहाँ के जितने बड़े नेता थे उसको बंदी बना लिया गया। तो यूएनओ क्या किया? यह एक तरह से गैर तरीका से यह ऐसा किया गया था। तो इसलिए यूएनओ में म्यांमार के खिलाफ क्या लाया? निंदा प्रस्ताव। और एक चीज़ और बता दें, भारत इस प्रस्ताव जब यह पास हो रहा था यूएनओ में तो 193 सदस्य सब उसमें शामिल थे। तो उसमें भारत वोटिंग करने में अनुपस्थित रहा। भारत कोई वोटिंग नहीं किया। तो ये ऐसे आपसे पूछा जाएगा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस देश के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया? तो आप याद रखिएगा, एक म्यांमार है, एक श्रीलंका भी है जो इससे पहले हमने पढ़ाया है। अदालत की अवमानना के मामले में 15 माह का कारावास सुनाया गया। किसको सुनाया गया? दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को। तो आपको याद रखना है अदालत की अवमानना किसी एक, बता दें आपको किस मामले में इनको अवमानना, इनके खिलाफ कोई जांच चल रहा था। जांच में इनको मतलब उपस्थित होना था कोर्ट में, और कोर्ट में इन्होंने अनुपस्थित होने से मना कर दिया। तो अदालत की अवमानना के मामले में 15 वर्ष का कारावास कहाँ दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जेकब जुमा को। ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO, जिसके कितने देश हैं? 8 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान है। तो इसकी बैठक हुई है हाल ही में कहाँ? दुशांबे, जो राजधानी है तजाकिस्तान की। और भारत का प्रतिनिधि किसने किया? अजीत डोभाल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और चर्चा किस पे हुई है? सुरक्षा एवं आतंकवाद पे। तो आपको याद रखना SCO, जो जिसको संघाई सहयोग संगठन कहते हैं, जिसके 8 सदस्य देश हैं, इसकी बैठक हाल ही में कहाँ हुई है? दुशांबे, जो तजाकिस्तान की राजधानी है। अब भारत का प्रतिनिधि कौन किया है? अजीत डोभाल। ये नाम इम्पोर्टेंट है, समझ में आ रहा? और बैठक कहाँ हुई है ये इम्पोर्टेंट है। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देश का सम्मेलन हुआ और पहल की गई है ग्रीन हाइड्रोजन पे, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन पे पहल के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया ब्रिक्स देशों का। ब्रिक्स क्या होता है हमने पहले बता चुका है। ब्रिक्स क्या होता है? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक संगठन है जिसको ब्रिक्स कहते हैं। कार्यक्रम का संचालन भारत के विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी जो NTPC है, ठीक है, उसके बीच ये कार्यक्रम का सम्मेलन किया गया। और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जाता है और इससे कार्बन का कोई अंश नहीं होता। मतलब आपको हम बता दें, ग्रीन हाइड्रोजन से कार्बन उत्सर्जन 0 के बराबर होता है। क्या होता है? 0 के बराबर। तो इसलिए ब्रिक्स देशों का जो ये सम्मेलन था यह ग्रीन हाइड्रोजन पहल पे था, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन पे इस पे चर्चा की गई। और कौन किया? भारत की विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी जो NTPC है उसके बीच चर्चा हुई। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मुक्त आकाश संधि, ओपन स्काई ट्रीटी कहते हैं इसको, स्काई ट्रीटी।
भारत के बोल रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। अमेरिका के बाद रूस जो है इस संधि से क्या हो गया, बाहर हो चुका है। अमेरिका के बाद इस संधि से कौन बाहर हो चुका है, रूस बाहर हो चुका है। आपको हम बता दें मुक्त आकाश संधि जो है ये फिनलैंड में हेलेंस्की में 1992 में इस पे हस्ताक्षर करना आरंभ हुआ था और यह संधि 2002 में प्रभावित हुई। तो मुक्त आकाश संधि जो है वो अमेरिका के बाद इससे कौन बाहर हुआ हाल ही में, रूस। ये मुक्त आकाश संधि क्या था, ये 34 देश इस संधि पे हस्ताक्षर किए थे जिसमें भारत शामिल नहीं था। ये इम्पोर्टेंट है। मुक्त आकाश संधि नाम से है कि ओपन स्काईज ट्रीटी जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता था, सदस्य देश, इसमें जितने भी 34 सदस्य देश थे एक दूसरे की सीमा में जो भी इसमें हस्ताक्षर किया, जो इस संधि को माना, अपनी सीमा में गैर हथियार बंद विमान को के माध्यम से सैनिक ठिकानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करता था कि आप गैर हथियार बिना हथियार ले जाए आप विमान के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सैन्य ठिकानों की निगरानी कर सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, याद इसमें रखना मुक्त आकाश संधि में पहले अमेरिका इससे बाहर हो गया था 2020 में, डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की थी। अभी कौन हाल ही में इससे बाहर हुआ है, रूस। तो मुक्त आकाश संधि नाम से क्लियर है कि आकाश मतलब स्काई से है कहना, ठीक है। और उसमें जो भी इस संधि को स्वीकार करेगा वो अपने मतलब जो इस संधि को स्वीकार करेगा जो देश, वो अपने आकाश को खोल देगा। मतलब आप गैर हथियार बंद विमान को ले जाके देख सकते हैं कि माध्यम से सैन्य ठिकाने की निगरानी की सुविधा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था और इसको 2020 में ही अमेरिका कहा कि हम नहीं मानते, आप मुक्त आकाश संधि से हम क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। जैसे कोई बड़ा देश कोई संधि से अलग होता तो इसका प्रभाव हर देशों पे पड़ता है और उसके बाद एक बहुत बड़े देश रूस भी इस संधि से क्या हो चुका है, अलग हो चुका है, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्या नाडेल को चुना गया है। आपको बता दें सत्या नाडेल इससे पहले सीईओ भी रह चुके हैं, तो वर्तमान में वो सीईओ भी हैं और चेयरमैन भी, दोनों काम वो कर रहे हैं। तो पहले यह सीईओ थे परंतु अब इन्हें दोनों महत्वपूर्ण दायित्व हैं, मतलब सीईओ का भी दायित्व है और किसका दायित्व है, और चेयरमैन का भी दायित्व है। तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन किसको चुना गया है, सत्या नाडेला को। जबकि आपको बता दें इससे पहले स्वतंत्र निर्देशक जॉन थॉमसन थे। आपको ये नाम याद नहीं रखना, आपको इतना याद रखना माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन किनको चुना गया, सत्या नाडेला को, नाडेला। चलिए तो एक बार हम समराइज कर देते हैं। एक निपुण भारत, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है बच्चों में 3 से 9 वर्ष के बच्चों में साक्षरता और संख्या गणना कौशल की आवश्यकता को प्राप्त करना। कौन चालू किया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। नए चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और मुख्य चुनाव आयुक्त इससे पहले हम बता चुके हैं सुशील चंद्रा जो 24 में थे। चलिए नीति आयोग, नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नाम का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत और यह कब बनी है, 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी याद रखिए, कई बार ये चीज़ पूछा गया इकोनॉमिक्स में। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगुप्ता के कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है। आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर, ये नहीं भी याद रखिए तो चलेगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटानियो गुतरेस जो पुर्तगाल के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हम स्लाइड में बता चुके हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, G7, ये नहीं भी याद रखिएगा उतना तो इम्पोर्टेंस नहीं है, आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तब इसके लिए इम्पोर्टेंस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में म्यांमार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव, ये आपको याद रखना है। अदालत की अवमानना के मामले में 15 माह का कारावास जुकेब जुमा जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति
रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं SCO की बैठक। ये भी आप देख सकते हैं, अगर PCS की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ब्रिक्स का ये भी PCS लेवल पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए इसमें आप अगर SSC के दृष्टिकोण से देखें तो ये चेयरमैन वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, सत्या नडेला को बनाया गया। और मुक्त आकाश संधि से अमेरिका के बाद कौन अलग हुआ है? रूस। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो आपका अगस्त का ही होगा और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।